हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज हम एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर की बात करेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सेक्सुअल सेक्स एक ऐसा टॉपिक है हमारे सोसाइटी में जो एक छुपा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि हमें भूख लगती है, जैसे हमें नींद आती है, वैसे एक सेक्सुअल एक हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी लाइफ का और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी का। लेकिन सोसाइटी में इसकी बात नहीं करते, लोग उसको एम्बेरेस फील करते हैं, लोग इससे संकोच शर्माते हैं। स्कूल्स में भी इसकी बात नहीं होती, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसकी वजह से जो नॉलेज है बच्चों को वो उतनी नहीं मिल पाती, और वो नॉलेज कहीं इधर उधर 2-4 रुपए की बुक्स में जो रोड के किनारे मिलती हैं वहाँ से लोग लेते रहते हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि उसकी वजह से उनके दिमाग में काफ़ी फैक्ट्स की बजाय कुछ मिथ रहते हैं, और वो मिथ भी इन प्रॉब्लम्स को कोज करने का एक इम्पोर्टेंट रीज़न बन जाते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दोस्तों जब हम बात करते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? जब हम अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो हमारा जो पेनिस है, मेल का जो लिंग है, उसमें ब्लड फ्लो आता है, और ब्लड फ्लो आके और उसमें पेनिस को इरेक्ट करता है, इरेक्शन देता है, और उस इरेक्शन के बाद में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो जो इरेक्शन आता है उसमें जो उसके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो इरेक्शन आता है। तो उसमें साइकोलॉजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, और जो फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में चेंजेज आते हैं वो भी उसमें इम्पॉर्टेंट है। जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम कब बोलते हैं? जब वो इरेक्शन पर्सन या तो उसको इरेक्शन आता नहीं है, या वो उस इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता, तो हम उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली इसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अलग अलग टाइप से हम बोल सकते हैं कि जैसे या तो उसको बिल्कुल इरेक्शन नहीं आ रहा तो उसको हम बोलते हैं कि भाई कंप्लीटली उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या हम कहते हैं कि भाई इरेक्शन आता है लेकिन जब वो रिलेशनशिप बनाने लगता तो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता, या इरेक्शन को मेंटेन करता पर थोड़ी देर के लिए मेंटेन करता, पेनिट्रेशन वो कर पाता है और उसके बाद में इरेक्शन चला जाता। तो इसके सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली हम उसको अलग अलग बोल सकते हैं कि कंप्लीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या पार्शियल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हम इसको नाम दे देते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रफली 50% मेल में मिलता है बिटवीन 50 to 70 ईयर्स ऑफ एज। सो आप समझिए कि इसका काफ़ी हाई रेशियो है। इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं? हम बोलते हैं कि साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सो जो साइकोजेनिक, जो साइकोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसमें साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हम मानते हैं। बेसिकली 100 लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसमें रफली 65-70% को सिर्फ साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि साइकोजेनिक और जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये समझना जरूरी है, आगे मैं इसकी बात करूंगा। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? अगर हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, तो जैसे बीपी का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पेनिस में जो हमारे मेल के लिंग में क्या होता है, आर्टरी और वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन होती हैं, और उसमें जिनको हम धमनियाँ बोलते हैं, तो उसमें बेसिकली जब बीपी ज़्यादा होता है तो जो इनर लेयर होती है जो उसकी वेसल्स की, वो डैमेज हो जाती है, जिससे आपका जो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है। तो जो इंक्रीज ब्लड प्रेशर एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण होता है। उसके अलावा डायबिटीज़ में इंक्रीज ब्लड शुगर का बढ़ जाना भी, उससे वहाँ की आसपास की जो नर्व हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करती हैं। उसके अलावा इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, पर्टिकुलरली जो ट्राइग्लिसराइड है, उसके बढ़ने से जो अंदर जो वेसल्स होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उसके अंदर जो वो जमा हो जाता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और उसकी वजह से जो आपके ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होती है, और वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करता है। उसके अलावा जो हमारा सेक्स हार्मोन हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल कॉज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। उसके अलावा कुछ जैसे दूसरी प्रॉब्लम जैसे एपिलेप्सी है, दौरे की बीमारी है, स्ट्रोक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, कुछ आपका ब्लैडर की इंजरी है, वहाँ की कुछ कभी सर्जरी हुई तो उसकी वजह से वहाँ की कुछ नर्व इंजरी हो गई, आपको कुछ चोट लगी उसकी वजह से, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉज हैं। बट जो इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉजेज में मैंने आपको क्या बताया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड शुगर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, जो पर्टिकुलरली ट्राइग्लिसराइड, उसके अलावा आपका जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसका कम हो जाना, उसके अलावा एपिलेप्सी, स्ट्रोक, क्रोनिक किडनी डिजीज़, और एक ओबेसिटी, मोटापा ओबेसिटी भी एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इंपॉर्टेंट कॉज है। उसके अलावा अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस में जो स्मोकिंग है वो मोस्ट कॉमन कॉज है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। स्मोकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कि वो
जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करता है, क्योंकि वो भी आपकी जो वेसल्स हैं उनको अंदर से डैमेज करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा अल्कोहल है, दूसरे जो कैनाबिस है, ओपियोइड है, आपका जो एमडीएमए है, आपके जो मेथाडोन है, कुछ जो सब्सटेंस है जो इनिशियली पर्सन को लगता है कि हमारी पोटेंसी को बढ़ा रहे हैं, हमारे सेक्सुअल पावर को बढ़ा रहे हैं, जो कुछ हद तक सच भी है कि इनिशियली उनको कुछ थोड़े दिन ठीक भी लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको डैमेज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सटेंस आपको लॉन्ग टर्म में आपके इरेक्शन को बेटर नहीं करेगा, आपकी सेक्सुअल पावर को बेटर नहीं करेगा, उसको डैमेज ही करेगा। तो वो सब्सटेंस, उसके अलावा कुछ मेडिकेशन है, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन लेते हैं, कुछ एंटी कैंसर मेडिकेशन है जो हम कैंसर में देते हैं, कुछ आपकी ग्रुप्स हैं जो बेसिकली जैसे एंटी एपिलेप्टिक जो दौरे की बीमारी की मेडिकेशन है। तो ये कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करती हैं। तो ये आपके फिजिकल कॉज हुए मेडिकेशन से, सब्सटेंस से, और दूसरे फिजिकल कॉज। उसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉज, जो मैंने कहा कि साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे कॉमन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मोस्ट कॉमन। उसमें बेसिकली अगर कोई एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करते हैं। तो ये हो गई हमारे कॉजेज की बात कि भाई इन कारणों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने काफ़ी आपको फिजिकल कॉज बताया कि ब्लड प्रेशर, आपका जो कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज हो जाना, टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, तो ऐसे ही हम इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उस ब्लड टेस्ट में हम सारे कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं कि सारे हम उसमें चेकअप करते हैं, आपकी ब्लड शुगर को चेक करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वगैरह, थायराइड हार्मोन, उनको सबको हम चेक करते हैं। तो ब्लड टेस्ट हम इसमें इंपॉर्टेंट करवाते हैं। उसके अलावा इसमें जैसे हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, वैसे ही हम ब्लड का, हमारे पेनिस का जो अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम पेनाइल डॉपलर कहते हैं, वो पेनाइल डॉपलर में हम आपके पेनिस का ब्लड फ्लो देखते हैं। तो पेनाइल डॉपलर कई बार हम यूजुअली टेबलेट के साथ करते हैं, बट कई लोगों में जैसे नहीं इरेक्शन उतना अच्छा आ पाता, तो हम पेपेवेरिन या एल्प्रोस्टोडिल, कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम उसको इरेक्शन दे के, और वो हम उसका ब्लड फ्लो चेक करते हैं कि भाई उसको फिजियोलॉजिकल है या उसको साइकोलॉजिकल है। तो इन टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है अगर साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो उसमें टेस्ट सारे नॉर्मल आएंगे। सबसे पहली बात तो हम साइकोजेनिक और फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? दो इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएशन है। पहला कि भाई आप साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, कोई भी टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2, मॉर्निंग इरेक्शन, आपने देखा हो कि मॉर्निंग में हमें यूजुअली इरेक्शन होता है। तो जो साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, जो कि स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से है, या परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से कि आप एक बार परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से आप दूसरी बार आपको एप्रीहेंशन रहता है, और उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी से पीएमई, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी काफ़ी कॉमन है, बट उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। तो ये अगर आपके कुछ रीजंस हैं साइकोलॉजिकल, तो मॉर्निंग इरेक्शन उसमें नहीं जाता, मॉर्निंग इरेक्शन रहता है पर्सन को। जिनको फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उनको मॉर्निंग इरेक्शन कभी नहीं होता, बट जिनको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उनको मॉर्निंग इरेक्शन रहता है। तो साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आपको मॉर्निंग इरेक्शन रहेगा, और नंबर 2, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। फिजियोलॉजिकल में उन टेस्ट में कहीं न कहीं हार्मोन में या कुछ दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो इस टेस्ट के बेसिस पे पेनाइल डॉपलर के साथ आप उसको, और अच्छी क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ आप उसका डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या उसको आपको फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें कुछ मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे 5-फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर हम बोलते हैं, सेल्डेनाफिल, टेडेलाफिल, इन मेडिकेशंस को हम यूज़ करते हैं। उन मेडिकेशन से क्या होती है कि वेजोडाइलेटर होती हैं, वेजोडाइलेशन करती हैं और आपके ब्लड फ्लो को पेनिस में बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा इरेक्शन आता है और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आपकी दूर होती है। बट इस इशू इन मेडिकेशन में ये है कि आप कभी भी प्रोफेशनल की हेल्प के बिना ना लें, क्योंकि उसका हार्ट वगैरह पे भी कुछ इफेक्ट होते हैं। तो आपको किस डोज में लेनी है, कैसे लेनी है, आप बिना ओवर द काउंटर मेडिकेशन को कभी भी, ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन को कभी ना खरीदें, आप डॉक्टर की सलाह से इन मेडिकेशन को लें। और इन मेडिकेशन का भी लॉन्ग टर्म यूज़ से क्या होता है कि आपका वेजोडाइलेशन इतना होने लगता है कि आपके फिर नॉर्मल इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इन मेडिकेशन को कैसे लेना वो आपको प्रोफेशनल अच्छे से बताएंगे। नंबर 2, हम कुछ आजकल ऐसी मेडिकेशंस आ गई हैं, ऐसे सेचेज हम देते हैं इसमें कि
जो आपके अंदर के जो एंडोजिनस प्रोडक्शन है उसको बेटर करते हैं, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। आपके ऐसा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको उसमें रफली 3 मंथ्स का कोर्स होता है और वो आपको काफ़ी उसका प्रभावी इलाज है, बट उसका ऐसा ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल जैसे हम क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक सेंसेट फोकस होता है कि जैसे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो पर्सन एक एप्रीहेंसिव रहता है कि भाई जैसे मुझे इरेक्शन हो मैं इमीडिएटली मेरे पेनिस को इंसर्ट करूं और मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करूं। उसकी वजह से वो जो एप्रीहेंशन है उसका इरेक्शन और चला जाता है। तो हम इसमें सेंसेट फोकस में क्या करते हैं कि हम इसको कपल थेरेपी हम बोलते हैं, मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक। और मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक में इसमें एक सेंसेट फोकस टेक्निक होती है कि हम पार्टनर दोनों कपल को सिखाते हैं कि भाई आप डायरेक्टली इंसर्शन या पेनिट्रेशन पे ना जाएं, पहले आप फोरप्ले में दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। अपार्ट फ्रॉम योर जेनाइटेलिया आप दूसरे बॉडी पार्ट्स पे किस करना है, दूसरी चीज़ों पे फोकस करें और धीरे धीरे वो जो पर्सन मेल पार्टनर का एक्साइटमेंट कम हो जाता है और फिर वो उससे अच्छे से रिलेशन बना सकता है। इसको हम सेंसेट फोकस टेक्निक बोलते हैं। तो सेंसेट फोकस टेक्निक भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रभावी टेक्निक है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हेल्प करती है। तो ये इसमें है कि कुछ मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं और कुछ जो सेंसेट फोकस मैंने आपको बताया कि नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक है जो कि इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा किसी में ज़्यादा ही परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया तो उसमें हम सर्जिकल प्रोस्थेसिस भी आजकल यूज़ करते हैं कि उसमें सर्जरी करके सर्जिकल प्रोस्थेसिस आपको लगा दिया जाता है कि वो फिर आप उसका अपना नॉर्मल रिलेशनशिप बना सको। तो इसमें सर्जरी भी होती है कुछ केसेस में जहाँ पे काफ़ी परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो ये इसके दोस्तों कारण थे कि साइकोलॉजिकल, आपका फिजियोलॉजिकल, उसका हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेके हम काफ़ी संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, एम्बेरेस फील करते हैं। तो मैं एज ए प्रोफेशनल आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें एम्बेरेस फील ना करें। आप अपनी प्रॉब्लम बताएं नियर बाई किसी साइकेट्रिस्ट को और ये इसका अच्छा जैसे मैंने बताया ट्रीटमेंट है। और इसमें संकोच करने से और या आप गलत, क्योंकि इसके बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि हम इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर देंगे, कुछ शर्तिया इलाज कर देंगे, इन चक्करों में ना पड़े। आप प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएं और आप इसका ट्रीटमेंट लें। इसका काफ़ी अच्छा इलाज है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि छोटी छोटी जो मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये मुहिम है कि इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर को, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी जगह पे भी बैठे हुए पर्सन के पास हम पहुंचाएं कि वो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रख सके और उसको पता हो कि ये क्या डिसऑर्डर होते हैं, ये क्या बीमारियां होती हैं और इनका किस डॉक्टर के पास इलाज होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता कि इसके पास जाना किसके पास है। तो ये छोटी छोटी नॉलेज से आप अपने आप की भी हेल्प कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।